ये 10 साल जो लगातार जो आपने खुले दरबार लगाए उसका भी फायदा मिल रहा है लोगों को और उस चीज को भी लोग याद रख रहे हैं। राजनीति में मकसद ही दूसरे लेके आए, कम तो नेता बनना है, बड़ा नाम फेम ये करना है और पैसे कमाने हैं, दादागिरी टाइप राजनीति करनी है, तो वो आदमी नहीं ज़्यादा लंबे चलते कभी। 1350 करोड़ रुपए का यमुना से हम लोग वाटर लेंगे और हर घर को बिल्कुल गंगा यमुना सा पवित्र पानी पीने के लिए मिलेगा। अपने वर्करों के बच्चों को पैसे लेके नौकरी लगाना, अब इनके वर्करों को नौकरी लगाने के लिए ये सारा हरियाणा इनको वोट क्यों देगा भाई? बोले इसमें बीजेपी का क्या रोल है? ये तो बालक अपनी मेहनत से लग गया। क्यों भाई? पहले बालक मेहनत नहीं करते थे, पहले वाले बालक निकम्मे थे। तो ये ऐसी बेतुकी बातें करके लोगों का उल्लू बनाते हैं। कांग्रेस को सत्ता में आ जाए तो बने रहने का डर रहता है। हम लोग बिना डर के लोग हैं, हम कोई गलत काम करते हैं तो संविधान तो तुमने बदल दिया, आपका आरक्षण भी छीन के ले गए हमारे गरीब आदमी का, और प्रचार भी कर दिया कि बीजेपी वाले आपका आरक्षण छीन लेंगे। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशी पूरा दम लगा रहे हैं, देर रात सोते हैं और सुबह जल्दी उठ के जो है पहुंच जाते हैं। और आज हम गांव पुरशाम में हैं, मेरे साथ मंत्री महिपाल डांडा है और बड़ी बात है कि लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी ने तीसरी बार जो है उनके ऊपर अपना भरोसा जताया है। एक उम्मीद है पार्टी को भी कि महिपाल डांडा जो है चुनाव इस बार जीत के फिर विधानसभा में जाएगा, और एक उम्मीद महिपाल डांडा को भी है कि पानीपत ग्रामीण की जनता जो है उन्हें फिर से जो आशीर्वाद देने जा रही है और तीसरी बार जो है महिपाल डांडा इस बार विधानसभा में होंगे। तो महिपाल डांडा से बात करें, उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? मैं देख रहा हूँ लगातार चाय पानी भाग दौड़, मजा आ रहा है चुनाव में? हाँ बिल्कुल। चुनाव मैं रहते ही 5 साल ऐसे ही हूँ, 5 साल चुनाव लड़ते हैं, इसलिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं ऐसे जैसे पहले दिन से मस्ती में काम करता हूँ, मैं ऐसे मस्ती में काम कर रहा हूँ। वो तो देख ही रहे हैं, मतलब थकान नहीं आपके चेहरे पर बिल्कुल भी है। हाँ यहाँ देख लो, मैं सबका पूरा गांव मैंने पैदल पैदल नाप डाला। ठीक है, मजा आ रहा है, अच्छा है। और ये मजा चुनाव में भी आने वाला है। हाँ चुनाव में तो भाई देखिए, मेरी बात सुनिए, चिंता उस व्यक्ति को होती है जिस व्यक्ति ने गलत काम कर रखे हो। फिक्र वो आदमी करेगा जिस आदमी ने लोगों को नस्तर लगा रखे हो। दिक्कत उस व्यक्ति के सामने आती है जो आदमी करप्शन करता हो, झूठ बोलता हो, पार्टीबाजी बनाता हो। हमने कभी इन चीज़ों की तरफ अपना दिमाग ही नहीं लगाया। हम स्मूथली काम करते हैं, आराम से काम करते हैं, हर रोज हर पल काम करते हैं, इसलिए मुझे तो कोई कठिनाई परेशानी है नहीं। दूसरा क्या है कि आप एक राजनीति करने के लिए राजनीति करते हो, एक आप सही मायने में राजनीति के जरिए लोगों की सेवा करना चाहते हो। अगर आप राजनीति में मकसद ही दूसरे लेके आए, कम तो नेता बनना है, बड़ा नाम फेम ये करना है और पैसे कमाने हैं, दादागिरी टाइप राजनीति करनी है, तो वो आदमी नहीं ज़्यादा लंबे चलते कभी भी। और हम लोगों का अलग मामला है, हमने सारी चीज़ देखी हुई है, परमात्मा की कृपा पूरी है, हमने सेवा करनी है रियली में, और मैं वही करता हूँ। मेरे परिवार के लोगों ने कहा हुआ है कि जिस दिन इतनी भी शिकायत आ गई उसी दिन इस्तीफा दिला देंगे, इसलिए तू सिर्फ सेवा कर, आनंद से कर, प्रेम से कर और खुश होके कर। तो मैं वही कर रहा हूँ। मुझे किसी तरह की कोई, मैं कहूँगा कि ना दिक्कत है और ना किसी तरह की कोई समस्या। मैं देख रहा था आपके मदर फादर बुजुर्ग हैं, वो उनको छोड़ के पूरा परिवार ही लगा हुआ है, मतलब ये चीज़ें ऑब्जर्व भी करते हैं लोग कि महिपाल डांडा को मिलना आसान है। देखिए मेरा काम ही कुछ नहीं, मैंने कहा ना, मेरे जिम्मे काम ही एक है, सिर्फ लोगों की सेवा करना,
उनकी समस्याओं का निदान करवाने के लिए प्रयास करना, जितनी संभव हो सकती है उन समस्याओं का हल करना, और फिर यहीं रहना होता है कॉन्स्टिट्यूंसी में। दूसरा तो मैं प्रदेश भर में भी जाता हूँ, मगर मैं अपने परिवार को पूरा टाइम देता हूँ, जो पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है इसको। और पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। सारा परिवार चुनाव लड़ रहा है। और अभी मेरे यहाँ बुढ़श्याम गांव में, अब संख्या का तो क्या बोलना, मगर इतने कार्यक्रम होने के बावजूद भी एक एक कार्यकर्ता अभी भी ये इतने उत्साह में है कि सर जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय देंगे और ज़्यादा लोगों के पास अब हम लोगों को बैठना होगा। हम लोग लग रहे हैं बस मस्ती, मतलब आनंद आ रहा है, सेवा करने में भी आनंद आ रहा है। और आज जब चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल में भी आनंद लेके काम कर रहे हैं। अभी 10 साल जो लगातार जो आपने खुले दरबार लगाए, उसका भी फायदा मिल रहा है लोगों को, और उस चीज़ को भी लोग याद रख रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है ही। देखिए, आप जब लोगों के बीच में रहेंगे तो लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता ना कि भाई आप मिले नहीं, आपने हमारी सुनी नहीं। ये सारी चीज़ें तो इस विधानसभा में मतलब कांटा लगी हुई है। अच्छा, 10 साल पहले जब आपने विधानसभा में कदम रखा है, 10 साल, और आप कितना फर्क मानते हैं? आपकी विधानसभा कितनी बदल गई? सारी बदल गई भाई साहब। देखिए, आप भी पानीपत ग्रामीण में रहते हैं। अब आप अपनी कॉलोनी से आप हिसाब लगा सकते हैं। कीचड़, गंदगी, इसके अलावा था ही क्या? पीने का पानी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, निकासी उपलब्ध नहीं है। इतनी बुरी समस्या कि माताएं बहनें नहा धो नहीं सकती थी, और नहा धोने से पहले वो एक ग्लैंड गंदगी भरा काम करके तब नहाती थी। घर के बाहर जो गड्ढा होता है लेटरिन का, उसको खाली करना, फिर नहाना, और उस गंदगी को गली में फेंकते थे तो आपस में लोग लड़ते थे। कितने ही मामले इस प्रकार के थे। तो ये चीज़ें जो आंखों के सामने हमने देखी हैं, ये बर्दाश्त से बाहर की थी, और बिना कॉलोनियों के वैध हुए ये चीज़ संभव नहीं थी। इसलिए मैंने पहले इन कॉलोनियों को ही वैध कराया, और वैध करा के मात्र 2.5 साल में हर कॉलोनी को पक्का करके दिया। अब बहुत सारे लोग तेज दिमागदार हो, कहते हैं कि जब आप लोगों ने ये गलियां बनाई तो उसी वक्त आपने वो क्यों नहीं किया, सीवर और पीने के पानी की पाइपलाइन क्यों नहीं दबाई। बहुत समझदार आदमी है, इसलिए तो बोलते हैं। अरे भैया, जिस गंदगी में वो लोग जी रहे थे ना, दूर बैठ के टीवी चैनल पे कोई भी आदमी कुछ भी बोल लेगा। उन लोगों से पूछो एक दिन भी कैसे काटना, कितनी बड़ी समस्या थी। और फिर वो अलग डिपार्टमेंट है, उसमें कब वो पैसा मंजूर होगा, कब उसकी डिनाइटी बनेगी, कब टेंडर लगेगा, कब वो पास होगा, कब वो आएगा, तब तक हम लोग अपने लोगों को गंदगी में मरने दें। मैंने कहा पहले ये बनाएंगे, फिर जब उसका पैसा मंजूर हो जाएगा तो उसको बनाएंगे। तो हमने दोबारा फिर से पाड़ के, खोद के, दाब के, बना के फिर से बना दिया है। तो एक अद्भुत काम है। अब आप गांव में भी देखेंगे तो गांव में पहले कोई चौपाल नहीं, कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं, स्कूल नहीं बने हुए थे, गांव की गलियां नहीं बनती थी। जिस राज को ये कहते थे कि कांग्रेस के राज में कि भाई हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1 की सच्चाई ये थी कि गांव में लाल पेटी की ईंट के साथ गली बनती थी। वो गली बनाने के लिए भी पैसों के चक्कर में लोग घूमते थे, सरपंच घूमते थे, मिलते नहीं थे। आज हमने गांव की गलियां तो पक्की की हैं, साथ ही साथ एक ऐसा अकल्पनीय काम भी किया जो कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। वो था हमारे खेतों के रास्तों को पक्का करना। प्योर ब्लॉक के साथ वो खेत के रास्ते भी हम लोगों ने पक्के किए हैं। हमने जो किया अभूतपूर्व किया। 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोलना, ये कोई छोटा काम है क्या?
आप ये बताइए ना कि हमारी शुगर मिल है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट 350 करोड़ रुपए का, क्यों नहीं कोई भी लगा पाया भाई? चौटाला जी ने लगाने के लिए बोला, उन्होंने लगाई, एक नहीं 2 शुगर मिल लगाई, दोनों सिरसा में लगा दी, एक बुन्ना में लगा दी, एक सिरसा में लगा दी। अब बुन्ना में एक गंडे की पौरी तक नहीं होती, कमाल की बात तो ये है, वहाँ शुगर मिल लगा दी। किसने सजेस्ट किया भाई उनको? क्या उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया वहाँ पे एक होता है कि नहीं होता है? वो शुगर मिल फाड़नी पड़ी ना, उखाड़ी शुगर मिल, उखाड़ के उसको जो कर्मचारी थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आज भी वो पूरी शिफ्टिंग नहीं हुई है उनकी, आज भी कुछ कर्मचारी धक्के खा रहे हैं। सिरसा में भी एक अंडे की पोरी नहीं होती, आपने उठा शुगर मिल लगा दिया। क्या बेतुकी, क्या इसलिए नहीं कहते इनको एक क्षेत्रीय नेता थे? यही काम हुड्डा जी ने भी किया, हमारी समस्या थोड़ी सुनी उन्होंने महम में ऑलरेडी शुगर मिल था, महम में शुगर मिल होने के बावजूद भी इन लोगों ने गोहाना में शुगर मिल लगा दी, रोहतक में शुगर मिल लगा दी। कमाल की बात है, हर 30 किलोमीटर में शुगर मिल दे दी है। हमारा किसान यहाँ से इकबालपुर जा रहा है, पातड़ा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ वो धक्के खा रहा है। मगर हमारी सरकार बनी, हमने बनते ही पहला काम यहाँ की शुगर मिल बनाई, और बहुत बड़ी शुगर मिल बनाई है। और टेक्नोलॉजी के मामले में अगर बात करें तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी शुगर मिल पानीपत में है। ये कोई छोटे काम नहीं है। अब जैसे पूरे पानीपत को पीने के पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, ग्राउंड वाटर हमारा खराब हो गया, कोई चिंता करेगा क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, किस नेता ने चिंता करी? क्या कभी सोचा कि भाई ग्राउंड वाटर हमारा इतना पोल्यूटेड है कि उसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं? किसी को परवाह नहीं थी। मुझे तो किसी ने नहीं कहा। पिछले 10 साल से मैं रेन्यूअल प्रोजेक्ट के पीछे लगा हुआ था। तो एक बार सरकार ने कहा हम लोग इसको ड्रॉप करेंगे। मैंने कहा ड्रॉप मत करो, इसको पेंडिंग डाल दो, जब आगे गवर्नमेंट के पास इतना बजट होगा तब हम लोग इस प्रोजेक्ट को लगाएंगे। मैंने छोड़ा नहीं इसका पीछा, और अंत में हमारे उस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। अब 1350 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, कोई छोटा काम नहीं है, कोई नहीं कर सकता था। 1350 करोड़ रुपए का यमुना से हम लोग वाटर लेंगे और हर घर को बिल्कुल गंगा यमुना सा पवित्र पानी पीने के लिए मिलेगा, साफ सुथरा पानी पीने को मिलेगा, जिससे हमारे यहाँ पर फैली हर घर की बीमारी है जो पानी की वजह से भी फैलती है, ऐसा बताते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर ऐसा बताते हैं कि जी पानी खराब तो इसलिए बीमारी है। तो अगर सही मायने में यही बात है तो 1000 बीमारियों से छुटकारा दिलाने का काम भी हम लोग करने वाले हैं। प्योर पानी पीने को मिलेगा। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट और हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं। सर इतना ही नहीं है, इससे भी आगे चलो आप देखिए। अभी कोतपुरा में हमने एक एम्स हॉस्पिटल का रिसर्च सेंटर लेके आए हैं। मेरे सारे काम ऐसे हैं जिन पे कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। वो ऑल इंडिया में सिर्फ 4 सेंटर मिले थे, एक नॉर्थ का, एक ईस्ट, एक वेस्ट, एक साउथ का। माननीय नड्डा जी से मेरी पुरानी जानकारी थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमें दे दिया। एक दिन में 500 से लेके 1000 लोगों का उसमें टेस्ट होगा। आपकी एडी से लेके चोटी तक का हर टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लगना। 5 लाख रुपए तक के टेस्ट वहाँ पे होंगे, जो भी बॉडी के अंदर आपका है उसका टेस्ट। अब वो रिसर्च सेंटर है ऑल इंडिया का, एम्स हॉस्पिटल का। अब इतना बड़ा एक रिसर्च सेंटर हम लोग लेके आए हैं। अब आप कल्पना करके देखो ना कि यहाँ के इलाकों को कितनी बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। और उसमें एक काम और ऐड कराया मैंने कि ये जो डॉक्टर अपने टेस्ट को मान्य करेंगे, दूसरे के टेस्ट को मान्य नहीं करते, अगर उसमें जो भी ये टेस्ट रिपोर्ट लेके जाएगा कोई उसको मान्य ना करे, ऐसा नहीं है, उसको मानना ही पड़ेगा। और नहीं मानेगा तो उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज करके उसकी डिग्री को रद्द करने का ये भी आदेश जारी होगा।
देखिए किसी न किसी जगह से आप उसको बांधेंगे, नहीं तो हर आदमी ने अपने लिए रास्ते खोल रखे। तो सरकार जब इतनी फैसिलिटीज दे रही है, जब सारी चीज़ दे रही है, तो ये लोग भी इससे बच नहीं सकते। और सिविल हॉस्पिटल था आपका, इतना गंदगी मारता था, बदबू फेंकता था, कभी किसी ने जाके देखा नहीं। इसके बारे में पहले भी आपके बारे एक इंटरव्यू मैंने कहा था कि भाई हमने 33 विजिट किया मैंने वहाँ पे, और गंदगी मारता था वो हॉस्पिटल। हमने उसको देखना भी कहाँ, गंदगी मारता था, तो मैंने सारा हॉस्पिटल ही चेंज कर दिया, हॉस्पिटल ही नया बनवा के दिया है। सर एक एक काम, अब जैसे हमारे यहाँ से मजदूर भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, जब वो बीमार होते हैं, दूसरी तरह काम होते हैं, कहाँ है भाई प्रोग्राम, तो श्रमिक जब बीमार होता है उसको जाना पड़ता है वहाँ, क्या नाम लेते हैं, फरीदाबाद ESI हॉस्पिटल में। मैंने यही 8 मंजिला ESI हॉस्पिटल बना के दे दिया, बनने लग रहा है। अभी आप ये देखें ना, ये जो ऐसे प्रोजेक्ट कभी किसी ने सपने में भी सोचे क्या, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अभी विपक्ष की बात कर लें। विपक्ष कह रहे थे आपके जो पोर्टल वाली सरकार आई, पोर्टल भी तोड़ेंगे, आपके खत्म करेंगे, 500 का सिलेंडर भी देंगे, 6000 पेंशन भी करेंगे। सिलेंडर क्या खाक देंगे, हम तो दे दिया, ये क्या देंगे, देखिए घोषणा करते हैं। ये पोर्टल को इसलिए तोड़ेंगे, अगर पोर्टल पे रहे तो ये बेईमाना नहीं कर पाएंगे। अगर पोर्टल नहीं तोड़ेंगे तो चोरी कैसे करेंगे। इनकी आदत में शुमार है, लत लगी हुई है करप्शन करना। पोर्टल पर है तो करप्शन नहीं कर पाएंगे। तो पहले ही कह रहे हमने तो करप्शन करनी है, हमने तो लूट मचानी है। 10 साल में हमारे पेट पिचक गए, हमें तो अपना पेट उठाना है। बाहर में जाए जनता जनार्दन, पोर्टल रहे तो ये काम कर लेंगे क्या? अगर पोर्टल खत्म करके तो ये काम कर पाएंगे, इसीलिए ठीक कह रहे हैं कि पोर्टल तोड़ेंगे। अभी तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो ये बीजेपी बिना पर्ची बिना खर्ची किए जो कानून बना रखा है, हम लोग इस कानून को तोड़ देंगे। और कानून को तोड़ के हम लोग पुराने डर्रे पे, पुराने पैटर्न पे ही हम लोगों को नौकरी देंगे। पुराना पैटर्न क्या था? पुराना पैटर्न था अपने वर्करों को भी नहीं बख्शा इन लोगों ने। अपने वर्करों के बच्चों को पैसे लेके नौकरी लगाना। अब इनके वर्करों को नौकरी लगाने के लिए ये सारा हरियाणा इनको वोट क्यों देगा भाई? इतना पागल समझ लिया क्या लोगों ने हरियाणा को, या यहाँ के लोगों को कि भाई कांग्रेस के बच्चों को नौकरी, उनके वर्करों के बच्चों को नौकरी लगाने के लिए लोग उनको वोट दें? वोट तो बीजेपी को देंगे लोग, क्योंकि बीजेपी ने बिना भाई भतीजावाद किए, बिना क्षेत्रवाद किए, बिना किसी तरह का भेदभाव किए सबको जो इंटेलिजेंसी थी उसकी कदर की है। और जो प्रतिभावान बच्चे थे उन प्रतिभावान बच्चों को उनका हक दिया है। ये हक मारते थे। अब देखो कितने शरारती लोग हैं। आप तो चोरी कर थे, तो चोरी करके इंटेलिजेंट बच्चे को फांसी दे दी, उसको तो लगाया नहीं, एक रद्दी ठेठ बच्चे से पैसे लिए और उसको नौकरी लगा दिया। अब उससे ये घोड़ों की तरह काम लेते हैं, रैली में भी आ, फलाने में भी आ, ना पैसे भी दे। और जो बच्चे हमने ये सारे काम बंद करके लगाए तो कह देते हैं उनको, बोले इसमें बीजेपी का क्या रोल है, ये तो बालक अपनी मेहनत से लग गया। क्यों भाई? पहले बालक मेहनत नहीं करते थे, पहले वाले बालक निकम्मे थे। तो ये ऐसी बेतुकी बातें करके लोगों का उल्लू बनाते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भाई हमारी सरकार भी ये काम कर सकती थी, मगर हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है। सबसे ताकतवर देश कब बनेगा? जब हम लोग सब मिलके काम करेंगे, हम सब एक साथ कदम बढ़ा के आगे चलेंगे, एक साथ हम सब के कदम उठेंगे।
तो हम सबके कदम उठेंगे तो जो गरीब से गरीब है उसका बेचारे का उद्धार करने की चिंता कौन करेगा। जो बुद्धिमान बालक है उनको भी तो लोकशाही में आके सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। अगर ऐसे ही करप्शन कर करके बच्चे लगे तो फिर आप भूल जाओ कि आप इस देश में से प्रदेश में से करप्शन समाप्त कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं रुपये दे कर लगा हूँ तो पहला काम तो मेरा ये कि मैं अपने पूरे करूँगा, और मैं अपने पैसे पूरे करते करते इस तरह की मुझे लत लग जाएगी, मेरे खून में चलाइए कुलैन भाई, मेरे खून में ही करप्शन घुस जाएगी, मैं चाह के भी नहीं ठीक हो पाऊंगा। लत ऐसी बुरी चीज़ है जैसे कांग्रेस चाह के भी नहीं छोड़ सकती बेईमानी। तो देश को अगर ठीक दिशा में लेके जाना है तो ऐसे ईमानदारी से बच्चे लगाओ ताकि आने वाले दिनों में जिस चीज़ की इस देश को या इस प्रदेश को ज़रूरत है वैसे लोग उस जगह पर स्टैब्लिश हों, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए। हम बहुत दूर के विचार के साथ चलते हैं, इसलिए हम डरते नहीं हैं। कांग्रेस को सत्ता में आ जाए तो बने रहने का डर रहता है। हम लोग बिना डर के लोग हैं, हम कोई गलत काम करते नहीं, कोई गंदा काम करते नहीं, हम हर काम को सोच समझ के करते। जैसे सारी उम्र इन लोगों ने कहा कि भाई गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ, क्या काम किया गरीब आदमी के लिए? हमें कह देते हैं हमने तो किया ना। 1,20,000 रुपये से कम की जिसकी इनकम है कांग्रेस के राज में वो आदमी गरीब है, और 1,20,000 रुपये से ऊपर जिसकी इनकम है वो कांग्रेस के राज में अमीर है। और गरीब में भी ये सिर्फ दलित और आदिवासी समाज को छोड़ के बाकी को काउंटर नहीं करते थे। बीपीएल जैसी सुविधा भी अगर गरीब आदमी को लेनी हो उसमें भी कुछ मापदंड तय किए हुए थे। जिसके घर की छत पक्की है उसका बीपीएल नहीं बनेगा, जिसके घर में बिजली का कनेक्शन है उसका नहीं बनेगा, जिसके घर में टीवी फ्रिज है मोटरसाइकिल है उसका नहीं बनेगा। तो किसका बनाओगे? ऐसे घर मिलेंगे कितने आपको जिसमें सारी चीज़ें उपलब्ध ना हो? कुछ ना कुछ एक दो चीज़ तो है ही। तो सबके बीपीएल काटने शुरू हो गए। पहला आदमी हूँ मैं हरियाणा का जिसने इस चीज़ को समझा और समझ के हरियाणा की विधानसभा में उठाया, और मैंने कहा कि देखिए भाई ये जो मनरेगा में दिहाड़ी करने वाला आदमी है ना वो भी 1,20,000 रुपये की इस लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो इसका मतलब वो अमीर हो गया। मगर गरीब आदमी की भावनाओं के साथ खेलना बंद करो और इस आय को बढ़ाओ। ये 1,20,000 जायज़ नहीं है, और ये इनकम के आधार पे करो, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं है, गरीब गरीब होता है, और वो किसी जाति बिरादरी का हो, हमें उसको उसका राइट देना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मनोहर लाल जी थे, उन्होंने बात को समझा और समझ के 1,80,000 रुपये से कम की इनकम वाले को तमाम कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं के साथ हर व्यक्ति को जोड़ दिया। जहाँ पर 12 लाख परिवार हरियाणा सरकार से योजनाओं का लाभ ले रहे थे, आज वो संख्या बढ़ के 29 लाख परिवार से भी ज़्यादा हो गई। कितना बड़ा अंतर है, कितने दिन में? 10 साल में, 10 में नहीं 5 में कर दिया था, सिर्फ 5 साल में कर दिया। ये 60 साल में सोच भी नहीं पाए ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप ऐसी हालत थी सब जैसी अब हम लोग चल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने छोड़ी हुई है सड़कें क्योंकि इस पे हमारे सीवर का कुछ काम अनकम्प्लीट है। मैंने लोगों की बात सुनी और सुन के मैंने कहा कि अभी इसमें और टाइम लगेगा, मगर अब तो हमने कर दी है। अब कभी भी बारिश खत्म होते हम लोग इस काम को शुरू कर देंगे। बट हमने कभी झूठ नहीं बोला, हमने सत्यता से कहा इस पे इतना समय लगेगा और हमने उस काम को किया। तो कई लोग कहते हैं कि भाई अधिकारी काम नहीं करते, अधिकारी सुनते नहीं। कमाल की बात है,
रिकॉर्ड टूटा, हजारों हजार गलियां हैं, पक्की करना, सीवर डालना, पीने के पानी की पाइपलाइन डालना। हिंदुस्तान में शायद पहली अपनी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसने कोरोना काल में तो 2 साल कुछ काम ही नहीं हुआ, 3 साल में 280 किलोमीटर लंबी पीने की सीवर की पाइपलाइन और 256 किलोमीटर पीने की पाइपलाइन जमीन के अंदर को डाल के सुविधाओं से युक्त कर दिया पूरे के पूरे आउटर्स को। हर जगह पे ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि आप उनको ढूंढ भी नहीं सकते थे। जैसे अब जिस सेक्टर में हम लोग चल रहे हैं, इसकी पानी की निकासी का पॉइंट सेक्टर 6 का, 7 का, 8 का, 13 का, 17 का, 18 का, 24 का कुछ नहीं पता, अधिकारियों को नहीं पता कि भाई आपने सेक्टर काट दिया, एक प्लॉट कितने, एक सेक्टर में 1000 प्लॉट काटे, 1000 प्लॉट में 3 मंजिल बनाने का, 3 मंजिल में एक परिवार, एक मंजिल पे 5 आदमी मान के चलिए, 5 तो 15 लोगों का एक दिन में कितना पानी लगेगा, उसके हिसाब से आपने कितना इंच का सीवर डालना है, कितने इंच का पाइप डालना है, कोई हिसाब नहीं है। और फिर मान लीजिए इतना डलेगा सारा सब कुछ होने के बाद, तो ये पानी निकल के जाएगा कहाँ पे? कोई निकासी का पॉइंट भी नहीं। ये थी सरकारें, ये थी सोच, ये थे इंजीनियर। तब मैंने उनको लताड़ा और लताड़ के तब जाके यहाँ पे जो सड़क मैंने अभी आपको बताई कि टूटी पड़ी है, इसमें सेक्टर 13 को, 17 को, 11 को, 12 को, 24 को, इनको हमने इसमें जोड़ा, और सेक्टर 18 को और 13, 17 को, और वहाँ पे जो अंसल और बाकी जो सेक्टर्स हैं उसके लिए हमने अजीजुल्लापुर में एक STP लगा के दिया 167 करोड़ रुपए का। सर ये जो चीज़ें काम हैं ये पता भी नहीं लोगों को कि भाई तुम अल्टीमेटली जब वो प्रेशर बैक मारना शुरू किया सब सीवरों को, हमें भी तब समझ में आया कि भाई निकासी जा कहाँ रही है। पता लगा कि रेलवे लाइन के साथ साथ निकल के गंदगी खुले में ओपन में है। यहाँ बड़े चमत्कार हुए पड़े थे साहब, चमत्कारिक हरियाणा नंबर 1 था। आज हमने इन सब चीज़ों को समाप्त किया है। आपका पानीपत में एक लाइफ लाइन थी सिर्फ GT रोड। आप मुझे ये बताइए GT रोड के अलावा दूसरी क्या थी यहाँ पे? कुछ तो होगा GT रोड के अलावा। तो मैंने ड्रेन नंबर 2 पे 78 करोड़ रुपए की लागत से बरसत रोड से लेके और सनौली तक एक बाईपास निकाला। रामलाल चौक से लेके TDI तक, यानी कि सीधा टोल पे निकल के आ गया, तो एक बाईपास निकाला। चौटाला रोड हमारा बिल्कुल 12 फीट का था, उसको 4 लाइन किया, निबरी से लेके और सिवा तक। फिर एक रोड हमने बुढ़श्याम से लेके और रिफाइनरी तक। सर इतना चारों तरफ से शहर को रास्ते निकाल के देना कि लोगों को असुविधा ना हो। फिर जाम लगने शुरू हो गए काबड़ी रोड पे। आप कल्पना करेंगे नियम में भी नहीं आते, और 2 फ्लाईओवर मात्र 5 साल में ही फ्लाईओवर भी बना के जनता को सुपुर्द कर दिए। कितना फास्ट काम हुआ होगा, कितना तेजी से हुआ। किसी ने पहले सोचे भी क्या ये सब चीजें? लोग सोच भी नहीं पाए, मैंने उनको पहले सुविधा दे दी। अब आप कल्पना करो ना कि काबड़ी रोड पे भी और जो रिफाइनरी का जो नहर के साथ रोड, वहाँ कितना जाम था। और दोनों जगह फ्लाईओवर बनना ये कोई छोटी घटना नहीं है, छोटा काम नहीं है। थोड़ी सी असुविधा होनी शुरू हुई, मैंने तभी तत्काल उस काम को पूरा किया। ऐसी जहाँ भी कोई छोटी मोटी समस्या मुझे नज़र आती है, मैं उसको पहले ही भांप लेता हूँ और उसको पहले ही कर लेता हूँ, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और यही कारण है कि लोग मेरे से इतना अपने बच्चों की तरह प्रेम करते हैं कि एक बार जो बोला तो महिपाल हमारा बेटा ये तुरंत करेगा। आपने असुविधा की बात करी, और जाहिर तौर पर विपक्ष इस बात का मुद्दा बना रहा है कि कॉलोनियों में पहले सड़कें बनाई, फिर उखाड़ दी, मकान जो है नीचे हो गए। अब देखो वो कहना है ना, मैंने ये पहले आपको कहा ना
मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको ये बात कि बोलना ही तो है ना, या तो वो राजनीतिक आदमी नहीं है या फिर उनको ज्ञान ही नहीं है। फिर भाई सड़क बनाना एक दूसरे डिपार्टमेंट का काम है और दूसरे काम वो दूसरे डिपार्टमेंट के हैं। एक दिन में लेवल ले लेंगे क्या? एक दिन में दूसरे डिपार्टमेंट से बजट पास हो जाएंगे क्या? एक मिनट में सारी चीज़ें इधर उधर से आ जाएंगी क्या? 2.5-3 साल लगे मुझे सर्वे करा के डिनाइटी बना के सब चीज़ें तैयार करा के टेंडर लगा के छुड़वाने में। लेकिन उनके हाथ में इतने दिन तक हम लोग उनको लोगों को ऐसे गंदगी में मरने दे, और तुम लोगों ने तो कहना है, तो जब तुम्हारे हाथ में सब चीज़ थी और तुम मंत्री तक बने हुए थे तब तुम लोग कहाँ मर गए थे? तुम्हें तब क्यों नहीं नजर आया? तुम्हारे से तो कॉलोनी मंजूर करने के लिए फाइल लगेगी कहाँ ये भी नहीं पता था तुम लोगों को। तो हरियाणा में सबसे पहले पानीपत ग्रामीण की कॉलोनियाँ वैध हुई। मेरी कॉलोनियों के वैध होने के 1.5 साल बाद कोई पहली कॉलोनी वैध हुई थी। मैं वही कह रहा हूँ, किसी को बोलने में क्या जाना भाई। लेकिन उनके हाथ में ऐसी जादू की छड़ी है, जब बात करो तो कह रहे जी 15 सरकार बन जाएगी, 15 मिनट बाद जो है भ्रष्टाचार भी बाहर होंगे, भ्रष्टाचार को भी खत्म कर देंगे। विपक्ष आपका जो है आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनके हाथ में ऐसी जादू की छड़ी क्या है उनके हाथ में? वे सरकार बनते ही 15 मिनट बाद वो सारा गेम प्लान जो है खत्म कर देंगे। क्या हुआ? चलो आगे करो थोड़ा। तो ये जादू की छड़ी देखो भी वही जानेंगे। और वो तो यार वो कोई गलत नहीं कह रहे हैं। देखिए कुत्ते की दुम को 12 साल नाली में रखो, नली में डाल के, वो फिर टेढ़ी हो जाएगी। समझे ना? उनको तो पता है करप्शन होता कहाँ है, करप्शन करना कैसे है, वो तो ज्ञाता है इन चीज़ों के सारे कांग्रेस के लोग। तो वो कोई करप्शन दूर करेंगे थोड़ी नहीं है, वो तो करप्शन करेंगे और करप्शन करेंगे और बोलेंगे हम करप्शन नहीं करेंगे। जैसे बीजेपी के लोग आरक्षण खत्म कर देंगे, सारे को चर्चा कर रहा है इनका नेता। कर्नाटका में एससी समाज का भी और ओबीसी का भी आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया। बीजेपी के लोग संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो संविधान तो तुमने बदल दिया, आपका आरक्षण भी छीन के ले गए हमारे गरीब आदमी का, और प्रचार भी कर दिया कि बीजेपी वाले आपका आरक्षण छीन लेंगे। खुद छीन रहे हैं, चमत्कारिक आदमी है। अब इनकी मंशा सामने आ गई। क्या मंशा सामने आई? इन्होंने के नेता ने विदेश की धरती पे जाके बोल दिया कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हरियाणा में भी या बाकी स्टेटों में भी, हम लोग ओबीसी का आरक्षण खत्म करेंगे और एससी का आरक्षण खत्म करेंगे। जब आप ही पत्रकारों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा कि आप एससी का आरक्षण खत्म करोगे, तो उन्होंने दिया ना जवाब, बोला हाँ सरकार बनते ही हम लोग एससी का आरक्षण खत्म कर देंगे, उसका ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। जब तुम खत्म करने वाले तो हमें क्यों घसीट रहे हो भाई? हमें क्यों कहते हो कि बीजेपी वाले आरक्षण खत्म करेंगे? खत्म तो तुम कर रहे हो। तुमने कर्नाटका में ये शुरू कर दिया है, हरियाणा की तुमने हाँ कर दी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये कैसे घुमा घुमा के बात करते हैं। ऐसे ही घुमा घुमा के भ्रष्टाचार को बंद करेंगे। चलिए अभी महिपाल ढांडा जी को जाना है और इंटरव्यू में और गुफ्तगू करेंगे, और भी कई मुद्दे हैं इनके, क्या विजन है वो भी बातचीत करेंगे। तो फिलहाल आज के इस इंटरव्यू में इतना ही। किसी और जगह फिर से इनसे मिलेंगे और पूछेंगे कि अगले जो 5 साल अगर विधायक बनते हैं तो अगले 5 साल वो क्या क्या कार्य करवाएंगे। आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।